नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा के हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ बचपन। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। बच्चों, आप लोगों को भी अपने बचपन की बातें याद होगी। बचपन में आप कैसे कपड़े पहनते थे, किस चीज़ों को आप ज़्यादा पसंद करते थे, किसे खाने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता था, किस प्रकार के आप खेल खेलते थे। इसी प्रकार लेखिका को भी अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद है, जिसे उन्होंने इस पाठ में हमें बताया है। तो बच्चों, चलिए लेखिका क्या क्या पसंद करती है, अपने बचपन में कैसे कपड़े पहनती है, कैसे खेल खेलती है, कैसे किस तरह की मिठाइयाँ खाती है, तो उन सारी बातों की जानकारी लेते हैं। चलिए हम ये पाठ पढ़ेंगे। आप अपने पुस्तक को खोलिए, मैं भी पढ़ती हूँ, आप अपने पुस्तक को ध्यान से देखिए। बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती जी ने हमें अपने बचपन की ओर ले जाती है और कहती है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि आप मुझे अपनी दादी भी कह सकते हैं, अपनी नानी भी कह सकते हैं। मैं आप लोगों की बुआ की जैसी भी हूँ, मासी के जैसी भी हूँ, और परिवार में जो लोग हैं मुझे वो जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो बच्चों, लेखिका कहती है कि मैं अब अपने आप को थोड़ा सियाना महसूस करने लगी हूँ, मतलब थोड़ी बड़ी। सियाना मतलब बड़ा। मैं अपने को थोड़ा बड़ा महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ। मेरे जो पहनने ओढ़ने के में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। उसमें मैं किस किस रंग के कपड़े पहनती थी लेखिका? नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सारे रंग के कपड़े वे पहनती थी। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हल्के रंग का पहनूं, सफ़ेद रंग का पहनूं। तो इसलिए वो कहती है कि मैं अब हल्के रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पिछले दशकों मतलब 10 वर्ष की अवधि, जब वो 10 वर्ष की अवधि मतलब उस समय की उस उम्र में थी, तो उस समय जो है वो फ्रॉक पहनती थी, निकर पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे और घगारे पहनती थी। अब जो है वो बड़ी हो गई है, तो अब वो पहनती है चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो लेखिका कहती है कि मुझे बचपन में पहना हुआ जो फ्रॉक है वो सब अभी भी याद है। मैं पहले हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक पहनती थी, जिसमें गोल कॉलर होता था और बाजू में पफ होते थे, और एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक वो पहनती थी, जिसके नीचे गुलाबी रंग की जो है फ्रिल मतलब झालर, जिसमें नीचे झालर लगा हुआ होता था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो लेखिका कहती है कि उस समय उन दिनों में जब वह फ्रॉक पहनते थे, उन फ्रॉक में जेब होता था और जेब में वे क्या रखते थे? रुमाल,
और बालों में इतराते, इतराते मतलब झूमते नाचते, जैसे जो रिबन है रंग बिरंगे के रिबन वो उसमें बांधते थे और उस समय उसी का फैशन चलता था। लेमन कलर का बड़े प्लेटो वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, और वे लेमन कलर का जो है बड़े प्लेटो वाला गरम फ्रॉक पहनते थे और जिसके नीचे जो है फर जो है जो पंख है वो लटके हुए होते थे। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, और इसके साथ जो है 2 ट्यूनिक, ट्यूनिक मतलब ऊपर से नीचे तक जो है पूरा एक ही कपड़ा होता है, और वो उसे याद है उसमें एक उनका चॉकलेट रंग का होता था जिसके अंदर वो प्याजी रंग की कोटी पहनती थी, और दूसरा जो है ग्रे रंग का होता था और उसके अंदर वे सफेद रंग की कोटी पहनती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग की भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका कहती है कि मुझे अपने मोजे के बारे में भी याद है। बचपन में हम लोगों को मोजा खुद धोना पड़ता था। घर के सारे कपड़े भले ही नौकर नौकरानियां धोती थी, लेकिन मोजे को धोने में सख्त मनाही थी, मोजे हमें खुद धोना पड़ता था। तो क्या करते थे हम बच्चे, इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो लेखिका कहती है कि हम बच्चे जो जितने उनके परिवार के बच्चे हैं वे सब जो है रविवार के दिन जो है वह मोजे धोने में लग जाते थे, और जब उनका मोजा धोना खत्म हो जाता तो उसके बाद वे अपने जूते को पॉलिश करते और उसको खूब चमकाते, कपड़े और ब्रश से रगड़ रगड़ कर उसे चमकाते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा नए जूते मिलते हैं, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो बच्चों, लेखिका कहती है कि मुझे बूट को पॉलिश करना आज भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के ज़माने में नए नए जूते आ गए हैं और वो काफ़ी आरामदायक भी हो गए हैं। जब हम लोगों को नए जूते मिलते थे तो उनके साथ जो नए जूते पहनने से पैरों में छाले आते थे उनका इलाज भी साथ ही साथ शुरू हो जाता था। आगे देखो बच्चों, जब कभी लंबी सैर में निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन तो वह में बहुत फर्क हो चुका है। तो लेखिका कहती है कि जब हम कभी लंबे सैर में मतलब लंबे कहीं पैदल चलते थे तो अपने साथ रुई को जरूर रखते थे। जब जैसे ही जूते से पैर कटा तो अपने मोजे के अंदर रुई डाल देते थे और जो है उससे बच जाते थे। हाँ, लेखिका कहती है कि हमारे और आप लोगों के बचपन में बहुत अंतर आ चुका है। हमें हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता, यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। तो लेखिका कहती है कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। शनिचर की सुबह से ही उनके नाक में इसकी खुशबू आने लग जाती थी। छोटे शीशे की गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो लेखिका क्या कहती है कि उस समय एक छोटा सा गिलास होता था जिसमें निशान बने हुए होते थे, कितनी खुराक लेनी है, मतलब कितने मात्रा में हमें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल लेनी है, उसके निशान बने होते थे। और उस गिलास को देखते ही उन्हें जी मचलाना शुरू हो जाता। मितली मतलब जी मचलाना या मन खराब हो जाना, उसको देखते साथ उनका मन खराब होने लग जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका बोलती है कि जो अगर हमें वो शनिवारी दवा क्या कि कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, अगर हमें वो नहीं भी पिलाते तभी कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि हमारी सेहत जो है पहले भी अच्छी थी और अब भी अच्छी है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। तो लेखिका कहती है कि
मेरे समय में और आप लोगों के समय में काफ़ी अंतर आ गया है, काफ़ी दूरी बढ़ गई है। आप लोगों की दिलचस्पियाँ और मेरी दिलचस्पियाँ, मेरी रुचियाँ जो है वो बदल चुकी है। आगे देखो बच्चों, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं, सहतूत और फल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। तो लेखिका कहती है कि अब हमें वो भी याद है कि हमारे समय में हर घरों में ग्रामाफोन होता था। ग्रामाफोन मतलब एक बड़ा सा जो है रिकॉर्ड के तरह होता है और जिसके सामने में बहुत बड़ा होता है, नीचे पतला सा होता है और उसमें जो है वो लोग गाना सुनते थे। तो उस तरह के ग्रामाफोन उस समय होते थे। उस समय रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हम और लेखिका कहती है कि हमारे बचपन में कुल्फी हम खाया करते थे, आज वो कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, कचौड़ी और समोसा की जगह पैटीज ने ले ली है, शहतूत और फल से और खसखस के शरबत की जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। तो लेखिका कहती है हमारे समय में कोक नहीं था, उस समय लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगस और डेविको रेस्टोरेंट के चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो लेखिका कहती है जो बच्चे शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए हैं वे लोग जो है वेगस और डेविको रेस्टोरेंट से चॉकलेट लेकर खाते थे, मजे से खाते थे। हम भाई बहनों की जो है हमेशा ड्यूटी लगी रहती थी कि शिमला मॉल में जाकर ब्राउन ब्रेड लेकर आने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो लेखिका कहती है कि हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते, फिर गिरजा मैदान आ जाता, उसके बाद एक उतराई और उसके बाद हम मॉल में पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर में जो है तरह तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री की खुशबू वहाँ पर आती थी जो हमारे मन को बहुत भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े लेकर खाती। तो लेखिका कहती है कि हफ्ते में हम लोगों को एक दिन चॉकलेट खाने का छूट होती थी। सबसे ज़्यादा लेखिका के पास चॉकलेट और टॉफ़ी होती थी क्योंकि लेखिका चॉकलेट कभी भी खड़े होकर नहीं खाती थी। वह सारी चॉकलेट और टॉफ़ी को लाकर घर में साइड बोर्ड में रख देती थी और रात के खाने के बाद वे बिस्तर में लेटकर मज़े लेकर खाती थी। आगे देखो बच्चों, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग में भुने जाते फिर छिलके उतारकर मुंह में। लेखिका कहती है उसे काफल भी बहुत याद आते हैं। ये कुछ खट्टे मीठे होते हैं और लाल होते हैं और गुलाबी तथा रसभरी भी होते हैं। इसको सोचकर उनके मुंह में आज भी पानी आ जाता था। और इसके अलावा एक चेस्टनट होता था जो एक अलग तरह की चीज होती थी जिसे आग में भुना जाता था और भुनने के बाद उसके छिलके फट जाते थे और उसको उसके अंदर से जो उन्हें मिलता था उसे वो अपने मुंह में जो डालकर खाते थे, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो लेखिका कहती है कि उस समय चने जोर गरम
और अनारदाने जो है वो भी मिलते थे और वो भी लेखिका को बहुत पसंद थे। चने जोर गरम की जो पुड़िया थी वो उस समय भी मिलती थी, आज भी मिलती है। पुराने कागजों को चोंगा के जैसे बना देते थे, जो नीचे से पतली और ऊपर थोड़ा चौड़ा होता था, और उसमें हाथ डालकर, हथेली डालकर उसमें एक एक दाने निकालकर खाते थे। तो उस समय एक फिल्म का एक गाना था, जो चना जोर गरम बाबू मैं लाया जोर गरम, यह जो गाना है, उस गाने को उस समय के स्कूल के बच्चे सभी को यह गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक साथ ही लय रफ्तार थी। तो कुछ बच्चे क्या करते थे, इस चने की पुड़िया में कुछ मसाला भी डलवा लेते थे और पूरा गिरजा मैदान में वे घूम घूम कर एक एक दाने को खाते, और एक एक दाने के साथ साथ उनके कदम भी जो है उसी लय से उठते थे और पूरे मैदान में घूम घूम कर वे खाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल जाता था। लेखिका कहती है कि हम अपने बचपन में शिमला रिज में भी काफ़ी मजे किए हैं, वहाँ पर हमने घोड़े की सवारी की है, और शिमला में रहने वाले हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका जरूर मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो लेखिका कहती है कि हम ना जाने घोड़ों को कुछ कमतर, कमतर मतलब दूसरों से कम, हम हमेशा घोड़ों को दूसरों से कम समझते थे, उन पर हम हंसते थे। हमारे जो ननिहाल है वहाँ के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट, खूब स्वस्थ थे और खूबसूरत थे। तो उनकी बातें हम बाद में कभी बताएंगे, यह लेखिका कहती है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो बच्चों, लेखिका कहती है कि शाम के समय आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते दिखते हैं, सामने जाकू का पहाड़ है, ऊंचा चर्च है, चर्च की घंटियां बजती हैं तो दूर दूर तक उनकी आवाज सुनाई देती है, और उसके जो संगीत से ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहने जा रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका कहती है बच्चों कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, मतलब सूरज ढल रहा है। अब सामने आकाश में गुलाबी सुनहरी धारियां दिखाई दे रही है, दूर दूर तक जो फैले पहाड़ है उसमें धीरे धीरे अंधेरा आ रहा है। देखते देखते चारों ओर बत्तियां टिमटिमाने लगी है। रिच की रौनक और दुकान की चमक और बढ़ गई थी। स्कैंडल पॉइंट के में भीड़ काफी बढ़ गया था, चारों ओर शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटेन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। बच्चों, लेखिका कहती है कि जो स्कैंडल पॉइंट है इसके ठीक सामने एक दुकान होती थी, जिसमें एक शोरूम था जहां पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसमें पटरियां थी, उस पर छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन थे और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन था। सामने सिग्नल देता हुआ खंबा था और थोड़ी थोड़ी दूरों पर जो है सुरंगें बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते,
दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, या देखो वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो बच्चों, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली जो है गाड़ी थी ट्रेन, मतलब जो वहाँ पर मॉडल बना हुआ था। कभी कभी उन्हें हवाई जहाज देखने को मिलते थे। जब दिल्ली में कभी इसकी आवाज सुनाई देती, बच्चे दौड़कर बाहर निकल आते उसे देखने के लिए। जब वो देखते कि एक बड़ा सा पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है, देखते देखते वो गायब हो जाता। इतनी तेज उसकी स्पीड होती थी। गाड़ी के मॉडल वाली जो दुकान है उसके ठीक साथ एक और दुकान थी जिसे लेखिका कभी नहीं भूलती थी। उसी दुकान पर वह अपना पहला चश्मा बनाई थी और वहाँ पर जो डॉक्टर थे वे अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जब लेखिका चश्मा लगा ली तो उस समय शुरू से बड़ा अटपटा सा लगा। जो भी उसे मिलते, चाहे वो छोटे हो चाहे वह बड़े, सभी उसके चेहरे को देखते और कहते, क्या हो गया? माने आंखों में कोई तकलीफ है? तुम दूध पिया करो। तो तब लेखिका उन्हें कहती कि नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर पहनेगी तो चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो लेखिका कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा लगाओ उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो नहीं उतरा। हाँ, नंबर कुछ कम हो गया है। लेखिका कहती है, इसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं ही हूँ, क्योंकि जब दिन की रोशनी में काम नहीं करती, रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर घंटों काम करेगी तो चश्मा नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तब मेरे चचेरे भाई ने मुझे देखकर मुझे छेड़ा और उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा उन्होंने? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये शेर देखकर उसे यह शेर मार दिया। लेखिका जो है कुछ क्या हो गया, खिंची कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है। लेखिका को ये शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। तो लेखिका क्या करी, जब उनका चचेरे भाई चाय पीकर चले गए तो वह अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार उन्होंने अपने को देखा, चश्मे उतार कर देखा, चश्मे लगा कर देखा। तो फिर वो सोचने लगी कि क्या मेरा चेहरा लंगूर की जैसा दिखाई दे रहा है। अपने में कहने लगी, हाँ, नहीं। तो इस तरह वह अपने को आईने में देखती रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई का जो टोपी है उसे उठाकर अपने सर पे रखा और उसे कुछ अजीब सा भी लगा, कुछ मजाक सा भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। तो लेखिका कहती है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब तो चेहरे के साथ चश्मा घुल मिल गया है। अब मैं कभी भी चश्मा उतारती है तो मुझे चेहरा खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रख ली है। कहाँ
दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुबेते वाली हिमाचली टोपी। तो लेखिका कहती है कि मुझे वो याद है कि मैं जो टोपी पहनती थी, काला फ्रेम वाला चश्मा पहनती थी और लंगूर की सूरत, वो भी मुझे याद है। उन दिनों मैं शिमले में टोपियाँ सिर पर पहनना पसंद करती थी और मैंने कई रंग के टोपियाँ जमा करके भी रखी है। और इसके बाद लेखिका अंत में कहती है कि वह दुपट्टा और जो हिमाचली टोपी है वो दोनों की तुलना करते हुए वो कहती है कि दुपट्टे को ओढ़ने से ज़्यादा अच्छा जो है, सहज जो है, वो हिमाचली टोपी है, जो काफ़ी सहज है, काफ़ी आसान है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो बच्चों, ये था लेखिका ने अपने बचपन के बारे में, अपनी रुचियाँ, अपनी आदतें, अपने खान पान, अपने वेशभूषा, इन सब के बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया। तो मैं समझती हूँ पाठ आपको अच्छा से समझ आया है। तो अब हम इसके आगे पाठ में आए जो प्रश्न उत्तर है वो देखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से खूब रगड़ रगड़ कर चमकाती थी। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए कई उदाहरण देती है। वह कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह ग्रामाफोन ने ले लिया है। उस समय की कुल्फी आज का आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा अब पैटीज में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। उनके समय में कोक नहीं थे, लेमनेड विम्टो मिलती थी। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखिका रात में सोते समय चॉकलेट मज़ा लेकर खाती थी। इसके अतिरिक्त उसे चेस्टनट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत पसंद थी। फलों में शिमला के खट्टे मीठे फल, रसबेरी, कसमल भी उसे खूब पसंद थे। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामाफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। तो आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें में मुख्य है बच्चों टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, रोबोट इत्यादि। तो ये था बच्चों आज का हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आप अपने घर में भी इसे ध्यान से पढ़िए और इस बताए गए प्रश्न उत्तर को भी करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।